नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 18वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, राफेल लड़ाकू विमान आज भारत के लिए भरेंगे उड़ान। कम से कम 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के मेरिग्नैक से बुधवार को भारत आने के लिए उड़ान भरेंगे और आवश्यकता पड़ने पर लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बीच इन विमानों को 1 सप्ताह के भीतर परिचालन में तैनात किया जा सकता है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के अनुसार कुल 12 भारतीय वायुसेना के पायलटों को लड़ाकू विमान पर पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। एक आधिकारिक बयान में भारतीय वायुसेना ने कहा था कि 5 राफेल विमान बुधवार को भारत उतरेंगे। सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार हर साल 12 विमान वितरित किए जाने हैं। फ्रांसीसी रक्षा प्रमुख डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल जेट का निर्माण कर रहा है, ने पिछले साल अक्टूबर में वायुसेना को कुल 9 विमान सौंपे थे। यदि आवश्यक हो तो विमान को 1 सप्ताह के भीतर चालू कर तैनात किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में पूर्ण परिचालन तैनाती में कम से कम 6 महीने लगते हैं, किंतु भारत चीन के बीच तनातनी में इसे 1 हफ्ते के कम समय में भी तैनात किया जा सकता है। नंबर 2, एक ही दिन में पंजीकृत उच्चतम वसूली, 36,000 से अधिक रोगियों को छुट्टी दी गई। कल एक ही दिन में सबसे अधिक वसूली दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 36,145 कोविड-19 रोगियों को ठीक किया गया और उन्हें छुट्टी दे दी गई। इससे बरामद मामलों की कुल संख्या 8,85,576 हो गई है। रिकवरी दर ने 64% की एक उच्च गति प्राप्त की है। यह आज 63.92% है। इसका मतलब है कि अधिक रोगी ठीक हो रहे हैं और इस तरह से बरामद और सक्रिय कोविड-19 रोगियों के बीच लगातार व्यापक अंतर बना हुआ है। यह अंतर 4 लाख को पार कर गया है और वर्तमान में 4,17,694 ही एक्टिव मामले मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह दी है कि वे टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू रखें। पिछले 24 घंटों में 4,42,263 नमूनों का परीक्षण किया गया। टेस्ट प्रति मिलियन की संख्या बढ़कर 11,805 और संचयी परीक्षण बढ़कर 1,62,91,331 हो गई है। पहली बार सरकारी प्रयोगशालाओं ने 3,62,153 नमूनों के परीक्षण का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निजी प्रयोगशालाओं ने एक ही दिन में 80,000 नमूनों के जांच की एक नई उच्च क्षमता प्राप्त की है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रयासों के संयोजन से अस्पताल के बुनियादी ढांचों में बदलाव के साथ साथ आक्रामक परीक्षण ने कोविड-19 रोगियों की प्रारंभिक पहचान को मुमकिन कर मृत्यु दर को कम करना सक्षम बनाया है। नतीजतन केस फैटिलिटी रेट उत्तरोत्तर गिरता जा रहा है और वर्तमान में यह केवल 2.31% है। भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है। नंबर 3, चीन में लगभग 200 निवेश प्रस्तावों को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी का इंतजार। अप्रैल में नए नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद चीन से लगभग 200 निवेश प्रस्तावों को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी का इंतजार है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के लिए सरकार की मंजूरी को अनिवार्य बनाते हैं। चूँकि स्वचालित मार्ग के माध्यम से गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में FDI की अनुमति है, पहले इन प्रस्तावों को MHA की अनुमति के बिना मंजूरी दे दी गई। रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रहों, निजी सुरक्षा, नागरिक उड्डयन और खनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी भी निवेश के लिए MHA से पूर्व सरकार की मंजूरी या सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता थी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने 18 अप्रैल को नई FDI नीति को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया एक देश की एक इकाई जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी भी देश का नागरिक है
केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है। संशोधित FDI नीति के बारे में DPIIT के एक प्रेस बयान में कहा गया है, इसका उद्देश्य वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाना है। नंबर 4, भारत आक्रामक रूप से अपने 5वीं पीढ़ी के उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू विमान विकसित करने पर काम कर रहा है। प्राथमिक उद्देश्य AMCA यानी कि 5वीं पीढ़ी के उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू विमान को स्वदेशी रूप से विकसित करना, रूस और फ्रांस जैसी विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भरता कम करना और साथ ही आत्मनिर्भर भारत मिशन का समर्थन करना है। वायुसेना कथित तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और वैमानिक विकास एजेंसी के साथ मिलकर स्वदेशी AMCA विकसित करने के लिए आक्रामक रूप से काम कर रही है। इससे पहले भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास पर रूस के साथ काम करने का फैसला किया था। हालांकि इस योजना को 2017 में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के लिए छोड़ दिया गया था। उस योजना की प्रगति से भी भारत खुश नहीं था। यह परियोजना समान प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण चुनौतियों का सामना करेगी, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी स्टेल्थ प्रौद्योगिकी को भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि राफेल लड़ाकू विमान कौन सी पीढ़ी के विमान हैं? आपके ऑप्शन हैं 4, 4.5, 5 या 6। दोस्तों, आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।